आप लोग का जो है एग्जामिनेशन मेंस का जो साधारण पेपर हिंदी है, हिंदी का आपका स्टार्ट हुआ है और हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हिंदी क्वालिफाइंग है। और पिछले बार कई 2 बच्चे हमको ऐसे मार्कशीट भेजे थे जिसमें हिंदी डिसक्वालीफाई था उसका, ठीक है, और हिंदी में उसको क्वालिफाई मार्क्स नहीं आ पाया था और विषय में अच्छे नंबर थे और बाहर हो गए, ठीक है। कट ऑफ से बहुत ऊपर था उसका, लगभग 30-35 नंबर ऊपर था, फिर भी बाहर हो गए और वह खुद आश्चर्य में था कि हमें हिंदी में इतना कम क्यों आया। तो प्रश्न ये उठता है सबसे पहले कि आप अपने मन से पूरा डर खत्म कीजिए, है ना। जो भी आपका फियर है वो फियर, सबसे पहले फियर खत्म कर दीजिए। कई बच्चे फोन कर रहे हैं, 4-5 बच्चे हमको फोन किए थे कि सर अब परीक्षा जो निकट आ रहा है सर, डर बढ़ता जा रहा है, डर जो है बढ़ रहा है। तो फियर को आप खत्म कीजिए, एकदम इसको लेस कर दीजिए या इराडिक्ट कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम बाहर हो जाइए इससे, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। हम लोग भी अपने परीक्षा के दौर में गुजरे हैं, बहुत सारा एग्जाम दिए, नौकरी लिए, अधिकारी बने और आज भी सरकार का काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज मन में नहीं रखना है कभी भी नहीं, किसी भी कोई देखिए थोड़ा फियर फैक्टर होता है बच्चों में, थोड़ा सा फियर फैक्टर आपका होगा। आपको लगता होगा कि अभी तो दूसरा कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, ठीक है, लिखा नहीं पा रहा है, लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ, मेरे पास नोट्स तैयार नहीं है, सब कुछ आपका बहुत सारा बातें आपका दिमाग में घूम रहा होगा, ठीक है, कि हमारे पास नोट्स ही नहीं है, हम तो जीएस 1-2 में पढ़े नहीं है, अब हमसे लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, हम बहुत याद किए थे लेकिन दिमाग में एक भी बात नहीं है। ये सारी बातें आपको अभी आएगी और होता है, इसी को कहता है फियर फैक्टर ऑफ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये एस्पायरेंट के साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है। तो एकदम सबसे पहले अपने डर को खत्म कीजिए, उस प्रभु पर आस्था रखिए, जहां आपका इष्ट देव है, जो भी आपका है, वहां विश्वास रखिए कि हमने जो पढ़ा है वह मेरे पास है। हम रिवीजन कम किए ज्यादा किए वो तो समय की बात है, ठीक है। बहुत बच्चे देर से शुरू किए होंगे तो कम रिवीजन हुआ होगा, बहुत का अभी जो है बहुत पहले से पढ़ रहे तो रिवीजन उसका अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो है उसको रिवाइज कर लीजिए और वही लेके जाइए, कुछ नया पढ़ने की जरूरत कहीं से भी नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है ना। तो फियर फैक्टर को खत्म कीजिए। नंबर इसे बताते 2-3 बातें होती है। क्या बात होता है सबसे पहले कि आप अपने जीवन से अभी तक आप +2 से अगर सेंस में आप आए थे, मान लेते मैट्रिकुलेशन आप जैसे तैसे कर लिए, लेकिन +2 आपने किया, +2 आपने 2 साल पढ़ा, फर्स्ट डिवीजन आपने पास किया, 3 साल आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स किया, 3 साल वहां आपने पढ़ा, वहां भी आपने पढ़ा, तो कम से कम 50 से 60% हर आदमी +2 में और ग्रेजुएशन में पढ़ता ही पढ़ता है। पढ़ने कर फिर कमीशन की तैयारी आपने 1.5-2 साल 3 साल से आपने किया है अभी तक, तो ये जो तैयारी आपका कुल मिलाकर 7-8 साल की आपकी तैयारी आपके पास रहती है और ये स्टोर जो है आपके ब्रेन में होकर जमा होता है, ठीक है। लेकिन होता है क्या है कि ये ब्रेन एक्टिव तब होता है जब इसको डायरेक्शन मिलती है, जब इसको क्वेश्चन कोई पूछता है, तब ये क्या करता है, सारे नॉलेज को कैप्चुलेट करके एक बार आपको कॉपी में या आपके मुंह पर आवाज बन के वह आपका आंसर बन के आ जाता है। लेकिन अगर सारे नॉलेज को एक बार रिव्यू करना चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा, एकदम बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव है, नहीं होता है कभी भी। तो आप केवल स्टोर बढ़ाते जाइए, पढ़ते जाइए, दिमाग में स्टोर रखते जाइए। जिसको जितना बार आप पढ़े होंगे उतना ज्यादा स्टोर होगा, उसकी मेमोरी लॉन्ग टाइम तक उतनी ज्यादा होगी। जिसको कम रिवीजन किए होंगे वो कम समय तक रहता है, ये फैक्ट है ये, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बार बार रिवीजन कीजिए, 10 बार 15 बार, एक नोट्स को 20 बार पढ़िए, 20 बार बनाइए, ताकि वो एकदम बिल्कुल स्टैटिक हो जाए कि आपका कभी भी जब उसको आप खींचना चाहें, याद करना चाहें तो आराम से आपका याद होकर लिखा जाता है। तो छोड़िए अब वो सब, जो समय है उसमें ही रिवाइज कीजिए, आप जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए और उसको ही लेकर हॉल में जाइए। आपके पास स्टोर पर्याप्त होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा, तब वो ब्रेन को कमान जाता है, अरे ये तो हम पढ़े थे बहुत पहले, आज से 2 साल पहले पढ़े थे, 3 साल पहले पढ़े थे या 6 महीना पहले पढ़े थे। तो वो फिर रिकैप्चुलेट हो जाता है और आके फिर आपको आंसर फॉर्म में लिखाना शुरू होता है। जैसे ही कलम खोलेंगे आप लिखने के लिए, आपको लिखाने लगेगा, ठीक है। अब लिखाता क्या है, इसमें थोड़ा अंतर होता है। कुछ बच्चे का थोड़ा एवरेज लिखा जाता है, कुछ बच्चे का स्टैंडर्ड लिखाता है। तो जैसा जिसका डेप्थ होता है, जैसी जिसकी पकड़ होती है, जितना जितना मल्टीपल रिवीजन होता है, उस हिसाब से उसका ग्रेडिंग बनते चला जाता है। घबराना नहीं है उसके लिए, लिखना है आपको, सादा कॉपी आपको नहीं छोड़ना है वहां, समझ गया ना। तो जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तो कई सारी चीजें बातें जो है मिलजुल कर फिर आपका एक वहां कंपाइल नोट्स बन जाएगा, ठीक है। एक नोट्स बनेगा और वह नोट्स जो है
तब फिर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका आराम से वहां पर लिखाना शुरू हो जाए। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आपका हिंदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में आपका क्या आता है? हिंदी में आपका एसे आता है, हिंदी में व्याकरण आता है आपका। ठीक है, संक्षेपण वर्ड आता है आपका। तो देखिए एसे है, एसे क्या थाउट है, प्योर थाउट है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। जो 4-5 एसे आपका दिया होगा उसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके उस पर पहले पीछे कॉपी में चले जाएंगे और वहां उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब मान ली कोई भी एसे, जैसे आपका आ गया विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो मान लिया विज्ञान वरदान आ गया या अभिशाप आ गया, एक बात कर रहे हैं, तो इससे आप बनाइए कि विज्ञान जो है ये दोनों एस्पेक्ट है, वरदान भी है अभिशाप भी है। ठीक है, तो वरदान पर कितना पॉइंट आप निकाल सकते हैं, यहीं पर सब लिख लीजिए, यहीं लिखिए। ठीक है, विज्ञान पहले कहते किसे हैं, व्हाट, यहीं पर 2-3 डायमेंशन ले लीजिए। ठीक है, तो वरदान पर ले लीजिए, फिर अभिशाप पर ले लीजिए। ठीक है, अब फिर दोनों का कंक्लूजन आप निकाल के ले लीजिए। ये 5 मिनट लगेगा आपको बनाने में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा। एक आइडियल एक टॉपर का आपको बता रहे हैं जो स्ट्रैटेजी होती है, जिससे लोग आज तक लगभग हम 60-65 बच्चों को सफल कराए, आज तक इतना सफल हो चुका है, बता रहे हैं आपको ट्रिक, समझ गया ना। और ये नहीं कीजिएगा, लिखते जाइएगा तो या तो गैर प्रासंगिक लिखाएगा या आउट ऑफ ट्रैक लिख के आइएगा, वही एवरेज हो जाता है। किसी क्वेश्चन को भी लिखना हो तो आप वहां पर इतना बना लीजिए, जैसे सोचिएगा फटाफट यहाँ पॉइंट आने लगेगा आपको, और आएगा 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और बस आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप कोई भी ऐसे लिखते हैं तो भूमिका होता है, इंट्रो होता है, बॉडी होता है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो होता है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है। इतनी हेड बना के आप लिखना शुरू कर दीजिए, आपका आराम से धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज आता जाएगा। कोई प्रसंग को उदाहरण से प्रूव कर दीजिए, आपका लिखा जाएगा। व्याकरण वगैरह है उसको भी सही से बना लीजिए, संक्षेपण है उसको भी बना लीजिए, मान पत्र लेखन भी आता है, वहां भी देख लीजिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैनुअली करते जाइए और सभी बनाने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी में भी छोड़िएगा कुछ भी नहीं, सब चीज लिखिएगा, जितना जानते हो उतना जरूर लिख दीजिएगा, सादा कॉपी नहीं करना है। क्योंकि हिंदी में हम पिछले ही बार 2 बच्चों को देखे हैं जिसका अंडर मार्किंग था और बेचारे बहुत अच्छा था जीएस में भी, लेकिन उसको नहीं कॉल नहीं हुआ, बुलाया नहीं गया। इसलिए बात को समझ लीजिएगा, कभी इजी में नहीं लेना हिंदी को भी। 2 दिन 4 दिन जो भी है, जैसे हिंदी है उसको तब तैयारी करके जाइए और लिखिए बढ़िया, एवरेज ढंग नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके लिख के, जो चूंकि आप कमीशन के बच्चे हैं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो उस क्वालिटी से लिख के वहां पर उसको आइए। ठीक है ना, इतना जरूर कीजिएगा। तो बिना स्ट्रक्चर का लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ऐसे हो, पत्र लेखन हो, कोई भी चीज हो, किसी प्रकार का कोई भी चीज लिखते हैं तो आप कभी भी मत लिखिएगा उसके अनुसार से। दूसरा हो गया कि क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को कम से कम पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, अभी 7-8 कॉपी हम मंगवाए हैं पिछले कॉपी बच्चों का। अब हम क्या बताएं, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा नंबर लाती थी, रेनू नाम है दीघा का, वो 2 क्वेश्चन गलत लिख के आई थी इकोनॉमिक्स में, और इसका खमियाजा हुआ कि मात्र 120 नंबर मिला और वो रेस से बाहर हो गई। जबकि उसको जीएस 1 में 172 है और जीएस 2 में 168 नंबर है, और 120 कट ऑफ नहीं कर पाए, 7-8 नंबर कट ऑफ से वो बाहर हो गई। अभी उसका आरटीआई से कॉपी आया, हम कॉपी उसका मांग के हम मुझे दिखाई, हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब तुम लिखी हो नंबर नहीं मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन एब्सोल्यूट गलत लिखा है। क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स में कि साख सृजन से आप क्या समझते हैं, व्यावसायिक बैंक साख सृजन कैसे करती है, वो लिख के आया साख नियंत्रण कैसे होता है, आरबीआई साख नियंत्रण कैसे करती है। तो देखिए, सृजन और नियंत्रण को समझ नहीं पाई, या जल्दीबाजी में पढ़ ली, या एक ही बार क्वेश्चन पढ़ी, उसको दिमाग में लगा कि साख नियंत्रण सर पढ़ाया, आपको बढ़िया लिख, पूरा एकदम 6 पेज में छाप के खूब बढ़िया सजा के लिख के आई, फ्लो चार्ट के साथ आई, लेकिन नंबर उसमें मिला उसको 12, जहां मिलना चाहिए 32, 35, 36। तो देखिए गलतियां होती है। क्यों हुआ गलती, ये हम जानते हैं। एक तो बच्चे हड़बड़ाहट में रहते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, और वो लिखना कुछ है, लिखा कुछ और जाता है। तो पढ़ना करना क्या, आपको कोई भी जीएस 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जीएस 1 में, जीएस 1 जो है आपका, जीएस 1 में क्या है, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में आप पहला जो क्वेश्चन, अभी देखिए क्वेश्चन पैटर्न बदल गया है। पहला आपको क्या, हिस्ट्री है प्लस मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, या कल्चरल, आर्ट कल्चर की बात कर रहा हूं, आर्ट प्लस कल्चर, या मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो मॉडर्न है फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां पर क्या है, कला, इसमें कला है ना, पाल कला है, मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम है, जितना भी कला है, मौर्ज कला है। तो 4 कला में एक रहता ही रहता है। तो जो पिछला साल पूछा गया है कला, उसको छाट के 3 पढ़ लीजिए, तो एक आप आराम से लिख के आ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं वहां पर आपको। यहाँ समझने में दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है, थोड़ा टफ कर रहा है।
टफ ये कर रहा है कि दोनों कला को मिला के तुलनात्मक अध्ययन पूछ रहा है। तो अगर दोनों कला के बारे में पूछता है तो फिर दोनों आपको पता है, तो दोनों को थोड़ा 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 वर्णन करके आप लिखिए। तो लिखिए, चूंकि आप पेज स्पेसिंग की बात आ गई है, पेज अब आपको लिमिटेड है, पेज उसमें ज्यादा नहीं है, हर क्वेश्चन का पेज लिमिट कर दिया गया है। तो ऐसा लिखिए जो कि पॉइंट केवल आ जाए, बकवास नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन लिखना है, अब बाकी उसके बाद मूल बातें जो कोर बातें वो सब सजा के 2-2 लाइन, एक-एक लाइन करके सबका लिखना। क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़िए, लिखने के क्रम में बीच में एक बार फिर पढ़िए कि अगर क्वेश्चन लॉजिकल है, क्वेश्चन अप्लाइड है, क्वेश्चन कोटेशन पर है, क्वेश्चन कॉम्परेटिव है, तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना है, वहां पर देखना है कि इसमें कितना डायमेंशन पूछा है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़िए। मान अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग ये दोनों प्रकार की कला है, दोनों कलाओं में राजाओं के द्वारा संरक्षण था क्या नहीं, और दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। अब दोनों की बातें आ गई, क्वेश्चन बिल्कुल नया है, तो दोनों की थोड़ी विशेषता, दोनों का फिर जो मेन कोर डिफरेंशिएट है उसको लिखना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, वहीं पर कोर बातें क्वेश्चन का निकाल लीजिए। क्या कि जैसे पढ़े अंडरलाइन कर दिए, फिर आगे पढ़े फिर अंडरलाइन कर दिए, फिर आगे फिर अंडरलाइन कर दिए। तो आप इस तरह से अंडरलाइन क्वेश्चन करेंगे, ये 3 बातें कोर बातें निकल के आपको आ जाएगी वहां पर कि एक्चुअल पूछ क्या रहा है। अब आप वहीं पर रफली बना लीजिए कि मान ली यहाँ पर क्या पूछा, मान ली पूछा कि आपको परिभाषा दिया गया, ठीक है, एक बात कर रहे हैं परिभाषा पूछा गया, या आपको आईआर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आईआर में आपसे पूछा गया कि बताइए इजराइल और हमास के युद्ध का कारण क्या है, ठीक है। नंबर 1, ऐतिहासिक पहलू को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान संघर्ष पर टिप्पणी करें, ठीक है। दोनों बातें आ गई। अब चूंकि इजराइल का जब जन्म हुआ, जो गठन हुआ, वो विवाद में ही है शुरू से, और हमास एक ऐसा संगठन है जो इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? दोनों बातें, 3 बात हो गई। इजराइल और हमास के युद्ध का कारण क्या है, एक कोर बातें आ गई। दूसरा ऐतिहासिक पहलू, यानी जब से इजराइल का गठन हुआ उस समय से देखना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कारण था, तो नेतन्याहू बेंजामिन कारण है या हमास के जो प्रमुख संगठन है वो कारण, वहां से देखना है। उसके बाद है वर्तमान विश्व परिदृश्य में भारत की क्या भूमिका होगी, तीसरा पहलू आ गया। तो आपको ये तीनों डायमेंशन पे बराबर बराबर लिखना है। अभी नहीं कि पूरा कारण लिख दिए, पता चला भारत की पहलू गायब हो गई और वर्तमान परिप्रेक्ष्य गायब हो गया। तो क्वेश्चन को आजकल मिक्स किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, यही अप्लाइड नॉलेज है। इसको पकड़ना है आपको वहां पर कि आप देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या 3 पहलू निकला। जब आप लिखते हैं एक पार्ट तो रुक के फिर दोबारा पढ़िए क्या लिखना, फिर तिबारा पढ़िए। इससे क्या होगा कि होल डायमेंशन टच हो जाएगा और आपको नंबर जो है आपको आराम से, मान लेते हैं 38 नंबर का है तो आपका वहां पर 28 नंबर आपका आराम से, या 26 नंबर आपको वहां मिल जाएगा, एकदम आराम से मिल जाएगा। इसे बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा नंबर माना जाता है। अगर 28 का एवरेज चला तो बहुत अच्छा नंबर है आपका। तो ये चीज आप गलती कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। हाँ, मानते हैं एक बात, थोड़ा फ्रीक्वेंसी हाई होता है, दिमाग विचलित होता है, थोड़ा सा सोच ज्यादा रहता है, क्या लिखे नहीं लिखे कैसे लिखे, तो थोड़ा बैलेंस करनी है आपको वहां पर। अपने आप को पहले बैलेंस कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है एकदम। अब भूख लगा तो दोनों हाथ से नहीं खाया जाता है, एक ही हाथ से खाना है, स्थिर होकर खाना है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए। क्वेश्चन का दूसरा बहुत होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का सिलेक्शन तब करना है जब कंटेंट पूरा आपके पास हो उसका। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले क्या बनाइए, पीछे जाके रफ में उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। उस क्वेश्चन में कितनी मटेरियल आपके पास है, अगर वो क्वेश्चन का मटेरियल पूरा उभर के आ जाता है हर पहलू पर, लिखना शुरू कर दीजिए उसको। और अधूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सोचिए थोड़ा सा और उसमें क्या उसका बेटर विकल्प है क्या मेरे पास, और वहां और अगर और वाला क्वेश्चन में अगर मिलता है अच्छा तो उसमें लिखिए, या और दूसरे में लिखिए, क्योंकि 2 में 1 लिखना है आपको, फिर नीचे 2 में 1 लिखना है। इस तरह से आपका विकल्प में आप देख लीजिए, हड़बड़ा के नहीं लिखना है। पिछले एक बच्चे था हमारा जो है इकोनॉमिक्स में, उनका भी नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ टॉप करती थी चंदा, उनका क्या क्या एक्शन और इनका थोड़ी गलत लिख के आ गई। अब ये समस्या है, पूछ रहा है वहां कुछ और लिख के आ रही है कुछ और, आधा पार्ट लिखिए आधा छोड़ दी, नंबर कम मिला, वो भी उसका भी कॉपी भेजिए, हम देखे उसका गलती वहां पर, ठीक है नंबर काट लिया। तो प्रश्न है कि नहीं समझने पर तो पूरी गलती हो जाती है, समझना है आपको वहां पर और रिलेट करना है। देखिए मैं इसलिए बार बार कहता था कि मेरा क्लास लेक्चर सुना कीजिए। हम क्लास में कोई अलबल बात नहीं बोलते हैं या इधर उधर की बातें नहीं बोलते हैं, हम केवल फैक्ट बोलते हैं, सारी बातें बोलते रहते हैं। जो तेज बच्चा है देखिए वो लिखते जाता है, बगल में नोट करते चला जा रहा है। तो आपकी कलम खुली हो, कान दिमाग खुला हो, ताकि वहां पर जो भी हम शब्द बोले, सेंटेंस बोले, लिखते चले गए। हर बातें हम लिखाएंगे कॉपी में कोई जरूरी नहीं है, हम बोल रहे हैं वह भी एक बात है, वो भी क्वेश्चन का ही पार्ट है।
इस चीज को पकड़ना है। और वहां लेक्चर अगर याद है तो आप आराम से वहां पर रिलेट करके निकाल पाएंगे। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं कि सीधा सीधा जाके क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा ही करेगा। हुआ हम लोग तो एक टॉपिक पकड़ के चलते हैं, उस टॉपिक में जितने तरह का क्वेश्चन उसको पकड़ाने की कोशिश करते हैं आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, उसका एक कोर बातें निकाल लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और उसमें क्या लिखना वो बना लीजिएगा, तब लिखना शुरू कर दीजिएगा। आप देखिए बाय द गॉड ग्रेस आपको बहुत अच्छा लिखाएगा। यही है टॉपर की रणनीति, ये आप लोग फॉलो कर लीजिए। अब ऐसे ही अलबल लिखने लगिएगा तो हमेशा एवरेज में आके अटक जाइएगा और आपको स्कोरिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिटेन में हर हाल में आपको 25-30 नंबर 40 नंबर ज्यादा लाना ही लाना है, तभी जाके आपका वहां पर स्कोर में रैंक अच्छा आएगा, नहीं तो फिर एवरेज में बाहर हो जाता है। लोग समझ गए ना? तो ये बातें ध्यान रखना है और ध्यान रख के वहां पर आपको लिखना है इस चीज का, ठीक है। तो पहला मैंने बताया कि फियरलेस हो जाइए, तैयारी कभी पूर्ण नहीं होता है, इसने में ही सबका हुआ है, आपका भी होगा इतना में ही, जितना आप तैयारी कर चुके हैं, जितना पढ़ चुके हैं। सीरियस बच्चे जो होते हैं उनका जरूर होता है, और जो कैजुअल लेते हैं, मतलब यूं ही पढ़े, जैसे पढ़े तैसे पढ़े, जिग जैग पढ़े, तो वो फिर बाहर हो जाते हैं रेस से। तो सीरियस आप है, आप सीरियस है, चूंकि इकोनॉमिक्स के आप छात्र हैं। इकोनॉमिक्स और मैथ वही लेता है जो इंटेलिजेंट होता है, जो ब्रिलियंट होता है, और जो सीरियस होते हैं। तो इस सब्जेक्ट लेने से आपका सीरियसनेस पता चल जाता है, इसलिए दिक्कत नहीं है, तो आपका अच्छा ही लिखाएगा। तो आप जो है फर्स्ट पार्ट का जो है उसमें जो भी है अच्छा। उधर इंडिपेंडेंट में आपको देखिए सारा इंडिपेंडेंस जो आपका हुआ हम लोग का स्ट्रगल, उसमें आप सारा पढ़े हुए हैं, सब चीज पढ़े हुए हैं, तो आप रिलेट करके जोड़ेंगे। अगर चंपारण सत्याग्रह पूछता है, या आजाद दस्ता पूछता है, या बाबू कुंवर सिंह का योगदान पूछता है 1857 में, ठीक है ना, या सत्याग्रह गांधी जी का चौरा चौरी कांड पूछता है, असहयोग आंदोलन पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछता है, या भारत छोड़ो आंदोलन पूछता है ना। तो ये सारा चीज जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। गांधी युग जो 1917 से शुरू हुआ 1947 तक, ये सारा जुड़ा हुआ है। या 1857 से प्रथम सिपाही विद्रोह से जो शुरू हुआ, या उदारवाद जो आई, या उग्रवाद जो आया, सब जुड़ा हुआ है। सबको एक स्टोरी टाइप पे कांटेक्ट करके आप आराम से सजा के लिख सकते हैं। थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको आराम से लिख के चले आना है वहां। इस तरह से आपका फर्स्ट पेपर में आराम से निकलेगा। देखिए आईआर की बात करते हैं। आईआर में क्या, आईआर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दो घटनाएं आपका, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पिछले साल एक साल का जो भी घटनाएं हैं, उस घटना को एक बार पैनी निगाह से आपको 1.5-2 पेज का नोट्स बना के पढ़ लेना है। और नहीं तो जो आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए, निश्चित रूप से आप जमा किए ही होंगे। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना जो भी घटी है, आर्थिक घटनाएं जो भी घटा है, उससे जुड़ा हुआ जो सम्मेलन हुआ, जैसे COP26 हुआ, जैसे आसियान का सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, ठीक है, अभी G20 का सम्मेलन हुआ, तो ये सारा चीज बहुत हॉट टॉपिक है, जिसपे आपको एक सवाल बनने की संभावना पूरा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रांस के साथ सम्मेलन हुआ, 2x2 अमेरिका के साथ सम्मेलन, पिछले साल से कई सम्मेलन हुए, कई जगह का दौरा हुआ, कई जो है कार्यक्रम हुए, तो कई तरह का एग्रीमेंट समझौता हुआ। ये सारा चीज जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आपका जोड़ के पूछता है। वो उससे आपको भारत से जब भी कोई घटना पढ़िए, किसी चीज का अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, तो उसके भारत पर इकोनॉमिक इफेक्ट, आर्थिक प्रभाव हो, राजनीतिक प्रभाव हो, है ना, या विश्व में भारत की जो बढ़ती छवि है, या विश्व में भारत की जो अभी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक जो है, कूटनीतिक जो इसका प्रभाव है, ये सब पे जरूर ध्यान, एक पहलू जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा कि आप वहां पर कॉम्पिटिटिव वे में आप लिख पाएंगे, लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसमें आप कितनों पढ़िएगा कम ही रहेगा, क्योंकि अब वो क्या घटनाएं देंगे नहीं देंगे ये हम आपको ही नहीं जानता है। लेकिन हाँ, हम लोगों के पास अप टू मार्क्स 60% इतनी तैयारी रहती है कि 1 से हम 4 बना सकते हैं, एक कंटेंट से हम 4 कंटेंट को जन्म दे सकते हैं। तो अगर 20 पढ़े तो 80 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करता है, वहां एक घटना दूसरे से जुड़ी रहती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फैक्ट वगैरह उसके बारे में जानना है, कब हुआ, कौन देश शामिल हुआ, क्या क्या उसकी पहलू रही, क्या विशेषताएं रही, क्या एग्रीमेंट हुआ, ये सब जानना समझना है, तब जाके आपको आराम से वहां पर हो जाएगा। डीआई के बारे में बात कर रहा हूं कि डीआई जो है बहुत बच्चे पहले बनाते हैं और बहुत बच्चे बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख लेंगे कि आपका स्पीड क्या है। सब समय का पालन करेंगे, सभी में, तीनों पार्ट में समय का पालन करेंगे। घड़ी पर ध्यान रखेंगे ताकि ज्यादा नहीं लिख दें तो दूसरे में ओवरलैप हो जाएगा। जैसे दूसरा ज्यादा लिखिएगा तो अंतिम वाला जो है क्वेश्चन वो छोटा हो जाएगा आपका। तो कोशिश कीजिए कि आपका जितना लिमिट टाइम दिया वो उतना में ही लिख के शॉर्ट करते चलिए और लिख के निकल जाइए, कभी ओवरलैप नहीं कीजिए। किसी में मान चले भी गए 5 मिनट
तो दूसरे मेकअप कर लीजिए, ताकि ओवरलैप, लास्ट में प्रेशर हो जाएगा आपको। लास्ट में जब 2.5 घंटा पार करता है और एक टॉपिक आपका बचा रहेगा, मान ली डीआई आप नहीं बनाए, आधा घंटा में डीआई नहीं बनता है बहुत बच्चों से कम 40 से 45 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर डीआई चूंकि 72 में 72 है, अगर डीआई 72 है तो इंटरव्यू के लिए आपका जो मेकअप कर लेता है वो आपको दिक्कत नहीं होती है वहां पर। तो आप हो सकता है कि आप अगर पहले बनाते हैं तो पहले बना लीजिए, नहीं बनाते हैं तो फिर आप बीच में बनाइए। लास्ट में डीआई बनाएगा तो गलत हो जाएगा आपसे। लास्ट में आप लिख सकते हैं, आईआर वगैरह लास्ट में लिख सकते हैं, हिस्ट्री वाला भी लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन डीआई को प्रायोरिटी देके चलना है। आप अपनी सुविधा से चॉइस कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपका कितने सक्षम है, कितना स्पीड है आपका कैलकुलेशन में, कहां मैटर फंसता है आपका, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट पेपर में आपका, तो आपका लगभग बन जाएगा। दूसरा चीज है कि डीआई के बारे में एक निर्देश देते हैं हम, उसमें रहता है शब्द में लिखना। बहुत बच्चे अंक लिख के एएनएस लिख के चले आते हैं। अब जैसे अगर आपसे पूछा वहां कि बताइए कि चावल और गेहूं के निर्यात में भारत का इस साल मान लेते हैं 1999 में क्या प्रगति रही थी, ठीक है, तो लिख देता है केवल कि 1999 में चावल की प्रगति रही थी। नहीं, पूरा सेंटेंस में लिखना है कि सन 1999 में भारत में गेहूं की तुलना में चावल का निर्यात प्रगति अधिक रहा। एक वर्ड में लिखना है, पूरा सेंटेंस फॉर्म में। इस पे जो है नंबर कटता है, मैक्सिमम बच्चे जल्दीबाजी में आधा अधूरा लिख के चला आता है। नहीं, पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डीआई का मतलब है कि आपका आरेखन प्लस सांख्यिकी प्रस्तुतिकरण है, हुआ उसका नाम ही है, हुआ प्रेजेंटेशन है। तो आपको एक सेंटेंस में फॉर्म में प्रेजेंट करना है, बिल्कुल मैथ की तरह नहीं बना देना है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट करके लिख के आना है वहां पर, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाता है, ठीक है। और कैलकुलेशन मैथ है, चूंकि एक बार हो सकता है गलत उलत हुआ तो एक बार फिर रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कहीं पर भी हो सकता है। मान ले आप पाई चार्ट बना रहे हैं, पाई चार्ट में आप देख रहे हैं परसेंटेज 36 था, 38 आपने निकाल लिया, ठीक है, 12% था शिक्षा पर खर्च, तो आप वहां 22 निकाल लिए, तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। तो देख लेना, एक बार मैच कर लेना है, बस आपका समय तो तेजी से निकालना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग मस्ट है ये चीज में। बहुत बच्चे को 1-1 घंटा लग जाता है डीआई बनाने में, बहुत बच्चे बताते हैं कि सर 1 घंटा लग गया था हमको, तो ऐसा भी होता है। तो ध्यान रखना है आपकी स्पीड क्या है, आपका मेंटेनेंस क्या है, आप कितना तेजी से कैलकुलेशन कर पाते हैं, इतना आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग आपका हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, आईआर का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बना के भी, सोच के भी, फॉर्मेट करके भी, है ना, लिख देना है आपको। बस रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब है कि मिलता जुलता रहनी चाहिए, नंबर आपको एवरेज मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन का बहुत कम कंटेंट जान रहा है तो आप उसको फॉर्मेट कर दीजिएगा, वहां फॉर्मेट करके बना के उसके सारे पहलू को जोड़ के आप लिख दीजिएगा वहां पर। वैदेशिक नीति की बात करते हैं तो जो फॉरेन पॉलिसी होता है किसी भी देश का, वो बदलता नहीं है, कभी याद रखिएगा। फॉरेन पॉलिसी हमेशा कॉन्स्टेंसी के साथ चलती है। जैसे भारत की जो विदेश नीति है वह क्या है, कूटनिरपेक्ष की नीति है, नॉन एलाइज मूवमेंट की नीति है, ठीक है ना, पंचशील समझौते का नीति हम लोगों का है। तो ये सब नीति क्या है, जो हमारा सदियों से चला आ रहा है। आजादी के बाद जो एक बार पॉलिसी बनी, हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरे देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, हम पहले ही आक्रमण नहीं करेंगे किसी पर, अगर कोई करता है तो हम डिफेंस में, ये हमारी अपनी नीति है, ठीक है ना। हम निर्गुट रहेंगे, ना अमेरिका के साथ ना रूस के साथ, हम पूरा जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पर हम काम करेंगे। तो ये सब चलता है, ये हमारी नीति का एक पार्ट है। जब भी कभी आईआर लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में और भारत की वैदेशिक नीति की बात है तो न्यूट्रल रहिएगा, कभी भी झुकाव नहीं दीजिए। कभी कभी पूछता है, अभी पूछ देगा आपसे कि भारत में बताइए पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है सांस्कृतिक, है ना, प्लस खेल कूद, ठीक है, का, और प्लस जो है तीर्थ यात्रा जो आते जाते हैं लोग, दोनों तरफ तीर्थ स्थल है, तो इसका संबंध के रूप में जो है क्यों नहीं विकसित किया जाना चाहिए, भारत क्यों नहीं इसके लिए पहल करता है। तो देखिए प्रश्न है कि भारत का एक ही नीति है। नीति क्या है भाई कि अगर जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करता हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे, जब तक हमारे यहाँ उपद्रव मचाता रहेगा, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहेगा, हमें डिस्टर्ब करे, तब तक हम वार्ता नहीं करेंगे। तो वहां पर रॉ नहीं लिखना है, वहां पर लिखना है कि भारत की चूंकि नीति रही है ये इस प्रकार का, और किसी एक पार्टी पर प्रपोक्ष नहीं करनी है, एक न्यूट्रल लिख के निकलना है वहां से। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रॉ चूंकि एज ए ऑफिसर आपको लिखनी है, तो कोई भी चीज वहां एकदम अपना हार्ड एंड फास्ट नहीं थोपना, नहीं देना है, नंबर नहीं मिलता है उसमें। कॉपी जो अभी तक आया है उससे हम आपको बता पा रहे हैं, जो बच्चे लिखे हैं अभी हाल में बहुत सारा कॉपी आ रहा है जो दिखा रहे हैं बच्चे लोग, तो उनके अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज पे थोड़ा बचना है, लिखना है।
चलिए सेकेंड पेपर में आपका है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आपका साइंस टेक, ठीक है ना। तो देखिए पॉलिटी में अप्लाइड पूछा जा रहा है आज के डेट में, सारे पॉलिटी में अप्लाइड है। तो पॉलिटी सबका अच्छा ही होगा लगभग, चूंकि बहुत इजी पड़ता है, कुछ है ही नहीं उसमें। संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन, ठीक है ना, मुख्यमंत्री, संसद, कैबिनेट, विधानसभा, विधान परिषद, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 10 चैप्टर है ना। इससे ज्यादा सवाल आता है। या स्थानीय स्वशासन में नगर पंचायत, पंचायत नगर निगम, है ना, 73वां 74वां संविधान संशोधन, 10 12 15 टॉपिक है जिससे सवाल। तो बेसिक अगर आप जान रहे हैं तो वहां आप आराम से, संविधान का मूल अधिकार बताइए, आप आराम से लिखते हैं, मूल कर्तव्य बताइए, लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है बेसिक जुड़ा हुआ है। राज्यपाल का कार्य क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति का कार्य क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री कार्य क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, राज्यसभा का कार्य क्षेत्राधिकार, लोकसभा कार्य क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का कार्य और क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय का, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान संगठन हुआ और संविधान संशोधन हुआ, तो बृहद संविधान संशोधन कौन कौन सा रहा उसके बारे में। आप केशवानंद भारती का हो केस हो, या आपका जो है सरकार बनाम बेरूबारी का हो, कई तरह की घटनाएं सुप्रीम कोर्ट का हुआ, ये सब चीज को आपको लाइटिंग में रखना है ताकि कहीं भी कोट करके आप उसको लिख सकते हैं, उसको कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। अभी कई राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, कई जगह हो रहा है। तो इसमें आपको भूमिका पूछ सकता है कि राज्यपाल की भूमिका बताइए क्या है, मुख्यमंत्री के कार्य में हस्तक्षेप करना है अथवा राज्यपाल के कार्य में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना है, तो अप्लाइड पूछता है। तो आपको नॉलेज है इसका, आप पेपर में भी पढ़ते हैं, कई जजमेंट आ चुका है, तो उसको आप आराम से वहां से कोट करके सेंटेंस भाषा में समझा के आप लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एकदम कोर बातें लिखा है, फालतू की कहानी ज्यादा नहीं बनाना है, भूमिका भी बहुत लंबा नहीं बनाना है, थोड़ा सा भूमिका बना के कोट करके उसको लिखना, पॉइंट में लिखिएगा, पैराग्राफ में नहीं लिखिएगा, पॉइंट में नंबर मिलता है। पॉइंट जब लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए वहां, ताकि एग्जामिनर को नजर पड़ जाए, वहां देख ले हुआ अच्छी बातें हैं तो उसको आप लिख सकते हैं वहां कोट करके, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें आपको करना है वहां पर। तो पॉलिटी में छोड़िएगा नहीं, अगर कोई भी चीज अप्लाइड पूछता है 3 क्वेश्चन तो आपको लिखना ही लिखना है वहां पर। जो छोटा छोटा सवाल आने की बात होती है आपके यहाँ, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, उसमें 1 पेज, हार्डली 1 पेज से ज्यादा 1.5 पेज नहीं जा पाएगा उसमें। तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और थिंकिंग करेंगे तो वहां उसका आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पूछता है दबाव समूह क्या है, ठीक है, या दल बदल कानून क्या है, ठीक है, मान ले पूछता है तो आप लिख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है वहां पर, ठीक है ना। आप लोकपाल क्या है तो आराम से लिख सकते हैं वहां, संविधान की प्रस्तावना क्या है तो वो भी लिख सकते हैं, कर्तव्य, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में अंतर क्या है, मान यही पूछता है तो वह भी चीज आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। राज के निधि तत्व कौन कौन से हैं, छोटा मैं वहां भी लिखा। तो देखिए आपका बेस बना ही रहेगा, अप्लाइड थोड़ा करेगा। अब जातिवाद कभी पूछता है, कभी क्षेत्रवाद पूछता है, ठीक है, कभी धर्मवाद पूछता है, कभी कट्टरतावाद पूछता है, कभी जो है आपका पूछता है कि आपका जो है ये कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, ये जो गठबंधन की सरकार है इसमें है, इसके बारे में पूछता है। सरकार का जो है जो पूरी एकीकरण हो रही है, अभी हिंदुत्ववाद बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यह भी एक मुद्दा हो सकता है, वहां पूछा जा सकता है आपसे। तो कई तरह की चीजें, लेकिन कहीं भी रेडिकल नहीं लिखना है, बिल्कुल मीडियम लिखना है, मध्यम मार्ग में लिखना है। रेडिकल लिखने से मार्क्स कटता है, ठीक है ना। तो आप जानते नहीं है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो नहीं लिखना है, तो रेडिकल नहीं लिखना है कभी। तो बहुत सारे चीज है, आपका आएगा उस ढंग से जोड़ के आप आराम से वहां पर लिखिए। बस मेरा कहना यही है, आज की क्लास ऑर्गेनाइज इसलिए की चूंकि आपसे को बताना है। एक बहुत बच्चे कॉल कर रहे थे कि डर है सर ये ऐसे वैसे, बोले कोई बात नहीं, समझना है कि आप में है। क्योंकि जब कहता है ना कि बजरंगबली भी हार रहे थे, समुंदर पार नहीं कर रहे थे, जब उनको अपनी ताकत का एहसास करा दिया गया तो वो आराम से, तो आप में पोटेंशियल है, याद रखिए। हर बच्चों में खास गुण होता है, आप में भी है। आप अपनी क्षमता को कभी कम मत मानिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, है ना। आपके बीच से ही हम लोग यहाँ 86 बच्चे पढ़े, 86 में 62 बच्चों का इंटरव्यू हुआ और उसमें से 46-47 बच्चे आपका जो है सेलेक्ट हो गए। तो क्या हुआ, हमने देखा सफलता दर सफलता लोगों को देखा, और यही आप ही लोगों के बीच में आपसे बहुत साधारण बच्चों का हुआ। लिखावट उनकी अच्छी थी, लेखनी अच्छी थी और लिखा के हो गया, तो आपका भी होगा। इसलिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंस, फियरलेस, और आप हैं खास है, बस यही जान के चलिए। जो आपने पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट, वही आपका है। जीवन में कोई पूर्ण नहीं होता है और कभी पूर्ण सिलेबस की तैयारी नहीं होती है, ये मान के चलिए माइंड में आप। इसलिए एकदम भय को खत्म कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ही ऊर्जा का संचार भरिएगा
तो वही प्रेजेंटेशन होगा। डरा हुआ व्यक्ति युद्ध नहीं जीत सकता है कभी भी, है ना। इसलिए डरना नहीं है कोई चीज से। अब युद्ध के पहले डर से हार गए, भाई क्या होगा नहीं होगा, हम लिख नहीं पाएंगे, हमारा तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। आप सब कर सकते हैं। आप में पोटेंशियल है, आपने पढ़ा है, आपने लगा है, वो आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। जब सामने आएगा उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पेन चलने लगेगा। बस आराम से एकदम कूल एंड काम होके लिखिएगा। दिमाग भी शांति खोजता है। अगर दिमाग में हौच-पौच हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, है ना, डरा हुआ भावना हो, तो फिर ब्रेन काम नहीं करता है, ब्रेन कांस्टेंट हो जाता है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम करें तो क्या करें। इसको एकदम काम एंड कूल छोड़ दीजिए, ठंडा कीजिए, नॉर्मल रहिए और धीरे धीरे सोचिए। ये खूब साथ देगा आपको, आराम से देगा और कलम चलेगा, लिखाएगा आपका, ठीक है ना। इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में आपका जो है बहुत सारा चीज पढ़ाया हुआ भी है और आपने पढ़ा भी है, इसलिए छोड़ना नहीं है सवाल इकोनॉमी में। अगर थोड़ा डेटा कम पड़ता है बाय द वे, तो डेटा कम पड़ता है तो पड़ता है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज का डेटा ही याद आवे तो दे दे, नहीं है तो फिर सेंटेंस आएगा ना, सेंटेंस में लिख देंगे। अब आपसे पूछता है कि भाई गरीबी, ठीक है, मान लो बहुआयामी गरीबी क्या है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी और बहुआयामी गरीबी नया डिफिनेशन है, गरीबी की नई अवधारणा है, तो आप आराम से उसको समझा के लिख सकते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और जीवन स्तर इसका आयाम है और इसके 10 जो है वो सूत्रक जो है, जो इसका जो पहलू है, उसके आधार पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सोचेंगे तो गरीबी से स्टार्ट करेंगे, गरीबी रेखा क्या है, कैलोरी जो उसका पैमाना है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट है, फिर नीति आयोग का रिपोर्ट है, कई रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर आप लिखते हुए अपना आप चले जाएंगे, बढ़ेंगे, लिखा जाएगा वह। तो देखिए सब चीज को लिंक कीजिएगा, सारा इकोनॉमी लिंक है एक दूसरे से, जितना भी है, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, असमानता हो, खाद्य सुरक्षा हो, भुखमरी हो, ठीक है, आय का वितरण, असमान वितरण हो, या विदेशी व्यापार हो, या बैंक में सुधार हो, या मौद्रिक नीति हो, राजकोषीय नीति हो, ठीक है ना, WTO हो, या IMF हो, IBRD हो, तो ये सारा चीज क्या है, एक दूसरे से लिंकेज होता है सब चीज, और एक दूसरे से फिर जुड़ के आप आराम से वहां फॉर्मेट करके लिख सकते हैं। और देखिए GS है, याद रखिएगा GS है, GS में विशेष नहीं लिखा जाता है, ये सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन का मतलब हुआ सामान्य बातें लिखनी है आपको, इसलिए एकदम नहीं घबराना है। सब बच्चे सामान्य ही लिखेगा, कोई स्पेशलाइज नहीं है इसमें। इसमें एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है या नहीं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, उस पर आपको लिखना है। थोड़ा सा कोई व्यक्ति कुछ साइंटिफिक होता है तो कुछ साइंस का, मतलब साइंस मजबूत है तो साइंस का अच्छा लिख पाएगा, आपका इकोनॉमी मजबूत है तो आप इकोनॉमी में लिख पाएंगे, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, ज्योग्राफी पार्ट लिख पाएगा। तो इस तरह से कुछ पार्ट सबका कुछ स्ट्रेंथन होता है तो वो अपना लिख पाता है, करता है। तो जो भी 3 सवाल आपको इसमें से आएगा, शॉर्ट आंसर में शॉर्ट का है, बड़ा में बड़ा का है, तो उसी हिसाब से लेंथ बढ़ाइएगा, शॉर्ट में लॉन्ग मत लिख दीजिएगा, है ना, वो अभी एक गलती हो जाती है, समय का बर्बादी प्लस मार्क्स का बर्बादी होता है। और लॉन्ग को लॉन्ग में लिखिएगा, बनाकर भी लिखिएगा, फॉर्मेट करके भी लिख सकते हैं, सोच के भी आप लिख सकते हैं, कलम कोई पकड़ नहीं रहा आपका वहां पर। सादा छोड़ देने से तो कम ही कुछ नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन लिखने से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कहता है बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, घड़ा भरता है। तो अगर आपको हर क्वेश्चन में 15-15, 20-20 नंबर भी मिल गया तो टोटल जोड़ के आपका 160-65 पार कर जाता है, 170 तक चला ही जाता है। तो ये चीज आपको प्रयास करनी है, वहां पर लिखनी है, ठीक है ना। साइंस टेक तो आपका न्यूली विषय है। साइंस टेक में 4-5 ही सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आता है। ऊर्जा से आता है, स्वास्थ्य से आता है, एटॉमिक एनर्जी से आता है, नैनो टेक्नोलॉजी से आता है, ठीक है ना, मिसाइल कार्यक्रम से आता है, ये सारा चीज का है। तो ये सब चीज 5-7, 8-10 टॉपिक है, उसमें से आप जोड़ेंगे तो 1-2 टॉपिक आपका जुड़ जाएगा। और कभी कभी उसको अप्लाइड पूछता है, इसको बिहार में कहाँ है, या भारत में इसका क्षेत्र कहाँ है, या इसमें किस प्रकार की उपयोगिता ली जा सकती है। तो याद रखिएगा, साइंस टेक का क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो ऊपर जब पढ़िएगा तो मीनिंग कुछ और निकलेगा, तो ऊपर पढ़ के लिखना शुरू मत कर दीजिएगा। जब भी पढ़िएगा पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसको अंडरलाइन या गोल गोल घेरते जाइएगा, और उसके बाद उसका क्रैक्स निकाल लीजिएगा, ये पूछ क्या रहा। अब जैसे पूछता है कि ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के लिए कहां तक उपयोगी माना जा सकता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप ये बताएं कि हाल के दिनों में IT की मदद लेकर, सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से बाढ़ नियंत्रण का कार्य किया गया है, व्याख्या करें। देखिए इसका जिस्ट क्या निकला।
अब बहुत लोग देखेगा सूचना प्रौद्योगिकी खाली पढ़ा और धड़ाधड़ सूचना प्रौद्योगिकी लिख के आ गया। अब पूछ क्या रहा है भैया, सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कहां तक किया गया, ये मूल बात है। सुझाव दे आप तो सुझाव दे दीजिए। पिछला बार क्वेश्चन आया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने कोविड काल में कितनी भूमिका अदा की थी, इसके बारे में बिहार के परिप्रेक्ष्य में वर्णन करें। तो देखिए क्या था, संजीवनी ऐप बना था, हर आदमी का ट्रैकिंग हो रहा था, कौन कोविड से प्रभावित हुआ नहीं हुआ, कितना इंजेक्शन पड़ा नहीं पड़ा, ये क्या था, आईटी था ये। अभी एआई पूछ देगा जोड़ के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहां उपयोग होना है, कहां हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। तो देखिए आपको टेक्नोलॉजी से आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले आपको समझाता है ऊपर में वो और नीचे उसका क्वेश्चन बढ़ाता है। और लड़का समझा नहीं, ऊपरे खाली पढ़ा, वो नैनो टेक्नोलॉजी धड़ाधड़ नैनो टेक्नोलॉजी पर लिख के चला है। अरे भैया नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या चीज में पूछ रहा है? स्वास्थ्य में पूछ रहा है कि शिक्षा में पूछ रहा है कि बाढ़ नियंत्रण में पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन में पूछ रहा है? अब देखा नहीं नैनो नैनो ये होता है, नैनो वो होता है, पूरा छाप के आ गया। आकाश सर नंबर नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? ये हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको समझना है। वो इसलिए हम बोलते हैं हर क्वेश्चन को 1-2 मिनट पढ़िए और निष्कर्ष तक आइए, उसके बाद फॉर्मेटिंग कीजिए और तब लिखना शुरू कीजिए। जैसा और बच्चे लोग गलती किए हैं कॉपी में, जीएस का भी कॉपी हम देखे हैं। तो देखिए ये सब गलती आप लोग के पार्ट से होता है और ये हर बच्चों में जान के नहीं होता है, अनजान में हो जाता है ना। जान के नहीं करना कोई चाहता है लेकिन हो जाता है वहां, क्योंकि माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, टाइम कम होता है, हड़बड़ाहट होता है, इतना लिखना होता है, प्रेशर होता है, याद है नहीं है उसका प्रेशर होता है, कुछ बातें भूल गए तो भूल ही जाता है लोग, फिर वहां याद नहीं आता, हॉल के बाहर आइएगा तो धड़ाक से याद आ जाएगा, अरे वहां ये बात लिखना था याद ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा होता है। तो दिस इज द है ना ह्यूमन एरर है, ये हो जाना है। इसलिए पहले आपको बताते हैं हम लोग ये सब चीज की आपको, ताकि वहां पर गलती ना हो। अगर हम आपको ये बता दें कि आगे जाओगे 20 कदम के बाद एक गड्ढा मिलेगा, वो गड्ढा के किनारे से निकलना, अब बीच से मत निकलना तो गिर जाओगे, तो आपको याद रहेगा। इसीलिए प्रायर बता दी जाती है हर एग्जामिनर को, हर बैच में मैंने बताया है सब चीज। इंटरव्यू के पहले भी आपको हम खूब समझाएंगे, तब इंटरव्यू में भेजेंगे। रिटर्न के पहले भी बताते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चे को, ताकि उसका जो अपना इंथुजियम है वो लेवल हाई पर चलता रहे।